हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 के बारे में। गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम का सेकंड टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या, टीचिंग क्या है, या इसके अलावा हमने बात की थी टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में। फिर हमने बात की थी जो क्लास लेसन फॉर्मेट है वो क्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बात की थी। आई होप आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, टीचिंग के उद्देश्यों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। गाइज, टीचिंग एप्टीट्यूड से अगर हम बात करें यूजीसी नेट एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सर्टिफाइड है। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन होते हैं इस पे काफ़ी बेस्ड होते हैं। अगर हम बात करें गाइस क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस जो होते हैं आपके पास में 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके खुद के आईक्यू लेवल पे, खुद की अंडरस्टैंडिंग पे या खुद की सोच पे, प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करेंगे। बाकी जो 70 क्वेश्चंस हैं वो आपके पास में अगर हम कहें तो बुकिश होंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। तो चलिए गाइज हम बात करते हैं। अगर हम बात करें गाइज टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, यानी टीचिंग के उद्देश्यों के बारे में, तो गाइज उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि बेसिकली टीचिंग है क्या, और टीचिंग के बारे में जो लोग हैं या हम कहें जो विशेष तौर पे जो स्कॉलर्स हैं वो क्या कहते हैं, या हम कहें कि साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, या हम कहते हैं कि जो फिलोसफर्स हैं वो क्या कहते हैं। तो गाइज, अगर मैं आपको एक एजुकेटनिस्ट और एक स्कॉलर की बात करूँ तो गैगनी एक स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि जो टीचिंग होती है वो व्यवहार परिवर्तन का एक माध्यम होता है। मतलब कि अगर आपकी जो साइकोलॉजी है या आपकी जो सोच है, अगर व्यक्ति नहीं बदल पा रहा है तो इसका सीधा मतलब होता है कि टीचिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। यानी अगर मान लो मैं कोई एग्जांपल दूं आपको, अगर क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं और डिफरेंट मेंटेलिटी के हैं, कुछ इसमें से ऐसे बच्चे हैं जो नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, गलत चीज़ें सोचते हैं, जो ठीक नहीं है उनके लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। तो टीचर जो होता है आपके पास में, हम ऐसा मानते हैं अभी तक का जो अगर मैं बात करूं तो टीचर जो बेसिकली होता है वो राष्ट्र निर्माता हम उसको मानते हैं। और राष्ट्र निर्माता हम इसीलिए उसको मानते हैं क्योंकि वो हमारी जो जनरेशन होती है आपके पास में, यानी बच्चे होते हैं, यानी देश का जो भविष्य होता है उसको एक प्रॉपर, एक सही दिशा देता है, एक गाइडेंस देता है, ताकि वो आगे जा कर के एक अच्छे नागरिक बन सकें, एक अच्छे इंसान बन सकें और किसी भी देश के लिए एक मानव संसाधन के रूप में, बेहतर मानव संसाधन के रूप में इस्तेमाल हो सके। तो गाइज, इसके लिए अगर कोई वर्क करता है सबसे ज़्यादा पेरेंट्स के अलावा तो वो टीचर होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं टीचर्स के पास, टीचर के सानिध्य में रहते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या है, अगर व्यवहार परिवर्तन बच्चे का नहीं हो पा रहा है, बच्चे अगर हम बात करें तो वो एक जस्ट लाइक एक ब्लैंक पेपर होता है, कोरा कागज़ हम बोलते हैं। जो टीचर और जो पेरेंट्स हैं अगर वो उस पर जो चाहें वो लिख सकते हैं, यानी वो जैसा उसको चाहे वैसा बना सकते हैं। अगर बशर्ते अगर मैं कोई बात कहूँ कि कंडीशन है तो वो ये है कि उनके ऊपर लगातार मेहनत करने की है, उनको समझने की होती है, उनके साथ में वक्त बिताने की होती है। तो गाइज, इसी के अलावा मैं बात करूँ आपके पास में तो गैगने साहब कहते हैं कि व्यवहार परिवर्तन ही आपका क्या है, टीचिंग है आपकी। तो इसके बाद हम बात करते हैं गाइज इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो सबसे पहले गाइज मैं कहूँगा आपके पास में टीचिंग जो है आपके पास में अपने आप में कोई सिंगल प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई टीचिंग है खुद से अपने आप से ये क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, कभी नहीं होता। गाइज, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपके पास में साइकोलॉजिकल और अगर हम बात करें फिलोसफिकल एस्पेक्ट से रन होती है। यानी इसके अंदर मनोविज्ञान और दर्शन जो शास्त्र है उसका अहम रोल होता है। बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं या एजुकेटर्स हैं वो बताते हैं आपके भी कि जो टीचिंग होती है उसके लिए विशेष तौर पे बच्चे का माइंड सेट किस तरह का है वो पता करने की जरूरत है। उसके लिए पहले से बहुत सारी तैयारियां टीचर को करनी होती हैं क्लास में जाने से पहले। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये किस पे आधारित होती हैं, ये साइकोलॉजी पे आधारित होती हैं और फिलोसॉफी पे आधारित होती हैं। तो गाइस, हम बात करते हैं, अगर इन्हीं चीज़ों के आगे बढ़ते हैं तो ये कुछ स्कॉलर्स हैं जिनके नाम मैं बताऊँगा आपको। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे, अगर मैं बात करूं जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं जिनका नाम एजुकेशन के क्षेत्र में लिया जाता है वो है ब्लूम्स। अगर हम बात करें एमुअल ब्रेन्स की बात करें, ब्लूम्स की बात करूं तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। ब्लूम्स अमेरिका के एक साइकोट्रिस्ट हैं, आपके पास में साइकोलॉजिस्ट हैं, राइट। और ये इनकी बुक्स आई थी
काफ़ी टाइम पहले अगर मैं बात करूँ 1956 के आसपास की बात करूँ, तो वो आपके पास में बुक्स से ही ये टैक्सोनॉमी जो है आपके पास में 2001 से चल रही है। इससे पहले भी ये चलती थी। दुनिया के हर जो कंट्री है लगभग वहाँ पे इसको फॉलो किया जाता है, और इंडिया में तो विशेष तौर पे फॉलो किया जाता है। तो गाइज अगर हम बात करें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है क्या, अगर हम प्रॉपर बात करें उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को, तो 2 पार्ट में बांटते हैं। ये आपके पास में पहला पार्ट है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, और सेकंड पार्ट है आपके पास में ब्रिग्स या गैग्ने टैक्सोनॉमी। तो ये 2 पार्ट होते हैं। गाइज हम बात करेंगे सिर्फ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। सबसे पहले हम गाइज बात करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। तो ब्लूम्स ने जो अपनी टैक्सोनॉमी है, यानी कि जो नॉलेज है, सीखने का जो वातावरण है, उसको 3 पार्ट में बांटा। टैक्सोनॉमी का मतलब ही क्या होता है, वर्गीकरण। तो उन्होंने क्या किया, इसको 3 पार्ट में या 3 डोमेन में बांटा, जिसमें से हम पहले डोमेन के बारे में बात करेंगे, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन या इसको हम लोग कई बार संज्ञानात्मक डोमेन भी बोलते हैं। यानी कि कुछ चीज़ें आप बच्चे के क्या होती हैं, दिमाग में होती हैं, वो देखता है, यानी उसके माइंड के अंदर होती है, लेकिन वो एट ए टाइम उसको निकाल नहीं पाता। तो उसके पीछे रीजंस होते हैं। तो गाइस अगर हम बात करें कॉग्निटिव डोमेन के बारे में, तो कॉग्निटिव डोमेन नॉलेज बेस्ड डोमेन होता है। यानी कि विशेष तौर पे जो जानकारी है उसके दिमाग में स्टोर होती हैं, फैक्ट्स जो हैं उसके दिमाग में स्टोर होते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉलेज बेस्ड डोमेन बोलते हैं। तो गाइस कॉग्निटिव जो डोमेन है आपके पास, उसको 6 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज आपके पास नॉलेज बेस्ड डोमेन। नॉलेज बेस्ड डोमेन का मतलब होता है गाइस, सबसे पहले जो बच्चा क्या करता है, जब स्कूलिंग में होता है, छोटी क्लासेस में होता है, तो वो चीज़ों को रटता है, फैक्ट को मेमोराइज करता है, राइट। वो जो कंसेप्ट हैं वो नहीं समझता, और विशेष तौर पे अगर हम बात करें, वो सिर्फ ज़्यादा याद करने पे फोकस करता है। वो ये नहीं देखता कि इसका मतलब क्या है, सिर्फ वो याद करता है, उसको अपने दिमाग में बिठाता है कंसेप्ट, या हम कहें कि उसके बाद में जो मेथड है वो सीखता है, उसमें किस तरह से उसको रिजल्ट आए या उसका परिणाम क्यों हुआ, ये क्यों पे वर्क नहीं होता, सिर्फ जो है उसको याद किया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी है स्कूलिंग लेवल पे, इसीलिए हम बच्चों को क्या चीज़ें हैं आपको मेमोराइज करवाते हैं, उसके दिमागों में उनको रखवाते हैं। तो गाइज ये जो आपके पास विशेष तौर पे आप इसके अंदर नॉलेज जो है, जानकारी हैं डिफरेंट वो इकट्ठी की जाती है, यानी फैक्ट कलेक्ट किए जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉलेज बेस्ड डोमेन। गाइज इसके बाद हम सेकंड जो आपके पास डोमेन है, अगर हम बात करें, टॉपिक है आपके पास, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन। तो गाइज कॉम्प्रीहेंशन में बच्चों को सिखाया जाता है कि वो किस तरह से, अगर हम करें कि कंपेरिजन करे, राइट, वो किस तरह से चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड करे, यानी कि आपस में मिलाए, उनको ब्रेक करके देखे। यानी उसमें क्या होता है, आपके पास इंटरडिसिप्लिनरी आपके पास टॉपिक्स होते हैं या सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें वो जानकारी इकट्ठा करने के बाद में चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड कर पाता है, समग्र तरीके से समझ पाता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं। फिर जिसके बाद आता है आपके पास में एप्लीकेशन। जब आपको फैक्ट याद हो जाते हैं, जानकारी हो जाती है, आपको नॉलेज हो जाती है, और जब आप कॉम्प्रीहेंड करना शुरू होते हो, तो आप इसको कहीं अप्लाई करते हो। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको जहाँ पे इसको फील्ड में वर्क करना होता है, डेटा कलेक्शन में वर्क करना होता है, कहीं पे भी जहाँ पे भी डिजायर्ड जो फील्ड है आपके, तो वहाँ पे आप इसको अप्लाई करते हो, इसीलिए इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं एनालिसिस। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपके पास में जानकारी इकट्ठा करना। और जब जानकारी इकट्ठा हो जाती है, डेटा आ जाता है आपके पास में, फिर क्या करते हो आप, अगर मान लेते हैं आपके पास में सैंपल का साइज बड़ा है, यानी डेटा का साइज बड़ा है, तो क्या करेंगे आप, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में उसको बांटेंगे। मतलब कि अगर मैं कहूँ कोई बड़ा वर्ड है, ठीक है, विद्यालय एक वर्ड होता था जिसको आप बचपन में विद्या प्लस आलय में उसको तोड़ करके और उसके अलग अलग अर्थ निकालते थे, यानी विद्या का घर। तो इसका मतलब सीधा अगर हम क्या करें आपके पास में, तो एनालिसिस में क्या किया जाता है, कोई बड़ा अगर मान लो टॉपिक है या बड़ा कोई फिनोमेना है या सैंपल का साइज बड़ा है, तो आप क्या करते हो, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ तोड़ करके उसके अर्थ को ग्रहण करते हो, उसको समझते हो, उसी को क्या बोलते हैं गाइस। उसी के बाद आप क्या करते हो, रिजल्ट पे, आउटकम्स पे आते हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनालिसिस बोलते हैं गाइस। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपका सिंथेसिस। गाइज अगर हम बात करें एनालिसिस की, तो एनालिसिस में तो चीज़ों को तोड़ तोड़ करके समझा जाता है, लेकिन सिंथेसिस की बात करेंगे तो इसमें क्या किया जाता है, छोटे छोटे सैंपल साइज को बड़े सैंपल में या बड़े जो आपके पास फिनोमेना है उसमें कन्वर्ट किया जाता है और तब उसको समझा जाता है। अगर हम बात करें आपकी, तो विद्या प्लस आल है आपके पास में, ये अलग है, विद्या का घर है, तो हम इसको सीधा सीधा अगर एक टर्म बनाएं तो विद्यालय, राइट। तो ये आपके पास में इसको क्या बोलते हैं, सिंथेसिस करना, यानी कि छोटे छोटे सैंपल्स को या छोटे छोटे जो डेटा है आपके पास उसको कलेक्ट करने के बाद एक जगह पे लाने के बाद में इसको
सम्मिश्र करना या एक जगह लाके उसको इकट्ठा करना, उसी को क्या बोलते हैं आपके पास सिंथेसिस बोलते हैं। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं इवैल्यूएशन की। गाइस टीचिंग में इवैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूं कि अगर हम बात करें इंगेजमेंट की, यानी कि बच्चों को किस तरह से इंगेज किया जाए, और इंटरेक्शन की बात करें हम लोग, और थर्ड मैंने पॉइंट बताया था इवैल्यूएशन, यानी कि जब तक आप बच्चे को इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे तो ये नहीं पता चल पाएगा कि उसमें कितना प्रोग्रेस है, उसमें डेवलपमेंट कितना है, या उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ों को पता करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएट करना बहुत ही जरूरी होता है। तो इवैल्यूएशन की क्या जरूरत होती है? तो गाइस इवैल्यूएट कैसे कर पाएंगे आप लोग? इवैल्यूएट तब कर पाएगा कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर जब उसके पास में ये सारी चीज़ें होंगी, यानी कि कितना पढ़ाई किया उसने, कितना वो समझा, उसको कितने फैक्ट याद हुए, उसने कितने कंसेप्ट को याद किया, राइट, उसने किसको कितनी जगह पर अप्लाई किया। तब उसके बाद में आप क्या करते हो, उसको एवेल्यूएट करते हो, रिजल्ट निकालते हो और उसके बाद में उसके आउटकम्स को देते हो। इसीलिए इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग एवेल्यूएशन। गाइस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के फर्स्ट पार्ट के बाद दूसरा पार्ट इसका, दैट इज अफेक्टिव डोमेन। गाइस अगर हम बात करें अफेक्टिव डोमेन की, तो ये इमोशंस बेस्ड डोमेन होता है। गाइस मैं बात करना चाहूंगा कि यहाँ पे आपके पास में अगर मान लो फर्स्ट डोमेन इसकी कॉग्निटिव डोमेन की बात करें, तो यहाँ पे जो लर्नर होता है, यानी जो स्टूडेंट होता है, वो क्या होता है, उसकी एज कम होती है, छोटा होता है, राइट। यहाँ पे आकर के वो थोड़ा सा मेच्योर होता है, यानी एडल्ट जो एज है उसमें आता है। तो विशेष तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो बचपना होता है उसके अंदर, लेकिन यहाँ पे इमोशंस से वो भर जाता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अफेक्टिव डोमेन को इमोशन बेस्ड डोमेन बोलते हैं। तो गाइस जिसके अंदर बहुत सारे मेजर चेंजेस आते हैं, तो वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें आपके पास में, इसमें पहला पॉइंट दैट इज रिसीविंग। तो यहाँ पे रिसीविंग के लिए जो इमोशन बेस्ड डोमेन है, दो चीज़ें काम करती हैं, एक आपकी मेमोरी और दूसरा आपका जो बैकग्राउंड है, आपका फैमिली बैकग्राउंड है या आपका इन्वायरमेंट है, वो इसमें काफ़ी रोल प्लेइंग होता है। तो रिकॉग्निशन जो है आपके पास, जो पहचान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और आप उसी पहचान को पता करने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए या उसको अचीव करने के लिए आप वर्क करते हो। तो मेमोरी अगर आपकी शार्प होती है तो चीज़ों को जल्दी से आप समझ जाते हो, आप गेट कर लेते हो, राइट। और अगर आप, कई बार बच्चों को लगता है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे पूछिए क्या बनना चाहता है, राइट, कितने मार्क्स आपको चाहते हैं, आप मेरिट में आना चाहते हैं। तो सबकी बच्चों की ये ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपने माँ बाप का रोशन नाम करें, अपना नाम करें, राइट। और कुछ बहुत सारे जो बच्चे हैं उनकी अच्छी एम्बिशंस होती हैं, वो कुछ बनना चाहते हैं, तो वो काफ़ी जो इमोशन से उनसे भरे रहते हैं। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिसीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं रिस्पॉन्डिंग। अगर गाइज रिसीविंग प्रॉपर किया है, राइट, रिकॉग्निशन को ध्यान में रखा गया है, या बाकी चीज़ों का एनवायरनमेंट उसमें अच्छा वर्क किया है, यानी सारे ही फैक्टर ने अगर मान लो रिसीविंग में प्रॉपर वर्क किया है, तो गाइज वो अगर बात करेंगे दैट इज, तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो बच्चा अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो क्या है, जो लर्निंग है, यानी आपके पास जो सीखना है, तो उसमें वो इंगेज नहीं है, उसका पार्टिसिपेशन नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि अगर वो रिस्पॉन्ड जब तक नहीं करता, टीचर को चाहिए कि बार बार आकर के जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं वो क्या करें, बार बार उनसे पूछें, नहीं समझ आता है तो वापस से बताएं। यानी जब तक बच्चा रिस्पॉन्ड ना करने लग जाए तब तक आगे ना बढ़ें, या उनको आज साथ लेकर के चलें। तो तभी जाकर के जो क्वालिटी एजुकेशन है, यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो टारगेट है वो पूरा हो पाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का टारगेट ही क्या है आपका, उसका लक्ष्य है कि वैल्यू एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो होनी चाहिए। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं वैल्यूइंग के बारे में। मीन्स व्हाट, कि आपने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, रिस्पॉन्ड कर लिया, तो फिर क्या करते हैं आपके पास, आप उसको वैल्यू देना शुरू करते हैं। तो वैल्यू आपकी क्या आती है, प्रॉपर आती है, वैल्यूएट कर पाते हैं प्रॉपर से आप। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यूइंग करना, या उसको उसकी जो कीमत है, यानी उसकी जो महत्वता है उसको समझना। गाइस इसके और भी कई सारे मीनिंग होते हैं, डिफरेंट टीचर इसको डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा। गाइस उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अगर किसी बच्चे के पास में प्रॉपर उसने रिसीव किया है, राइट, उसने रिस्पॉन्ड भी किया है, उसने वैल्यू भी किया है, तो अभी यहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज करने में, यानी जो मेथड है आपके पास में, या डेटा कलेक्शन की बात कर लें हम लोग, या सिस्टम है आपके पास में, जो प्रोजेक्ट है, वो सारा उसको क्या है, एक सिस्टमेटिक वे से वो लेकर चलेगा, ऑर्गेनाइज वे से लेकर के चलेगा। तो उसके रिजल्ट आने के चांसेस जो है आपके पास में
बहुत अच्छे रहते हैं। गाइज मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि मैथमेटिक्स में क्या होता है, कई बारी पूरे पूरे नंबर आते हैं तो बहुत सारे एग्जामिनर्स होते हैं वो क्या देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के मेथड को देखते हैं कि मेथड अगर इसका सही होता है, कई बार आंसर्स गलत निकल आता है तो कोई बात नहीं, वो गलत आंसर के हिसाब से मार्क्स नहीं देते, वो उसके मेथड के हिसाब से उसको मार्क्स देते हैं। तो ये जो मेथड है आपके पास में हायर एजुकेशन है और रिसर्च फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई ज़रूरी नहीं है आपके रिजल्ट अच्छे आए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास में आपका रिजल्ट एक्यूरेट ही आए, क्योंकि लैब में अक्सर एरर्स आती हैं, कितने भी आप प्रैक्टिकल कर लीजिए लेकिन वहाँ पे एरर्स रह जाती हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर मेथड पे वर्क दिया जाता है और वो अगर मान लो बच्चा उसको ऑर्गेनाइज कर लेता है, हम रिसर्च में इस बात को विशेष तौर पे पढ़ेंगे कि किस तरह से इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यहाँ पे भाई गाइज ये ऑर्गेनाइजिंग के बारे में था। गाइज उसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टराइजिंग के बारे में। तो जो इमोशन बेस्ड डोमेन होता है, कई बार क्या है बच्चे नहीं समझ पाते, ठीक, तो हाँ टीचर को क्या करना चाहिए, कैरेक्टराइज करना चाहिए, ठीक है, चीज़ों को एक कैरेक्टर के रूप में उसको प्रोवाइड करना चाहिए। लाइक कोई स्टोरी के रूप में अगर हम बात कर लेते हैं, राइट, उस तरह से जैसे फिल्मी कोई कहानियाँ होती हैं उनको सुना करके, या उसको रामायण महाभारत इस तरह की जो कहानियाँ हैं उनमें बच्चों को जो कैरेक्टराइजेशन होता है, यानी जो छोटे लेवल पे जो क्लासेस होती हैं छोटे छोटे बच्चों को, तो जो मैडम हैं और काफ़ी जो क्रिएटिव जो सर होते हैं वो इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से इसको करते हैं। तो गाइज ये आपके पास में कैरेक्टराइजिंग होता है, इससे क्या है आपका लर्निंग जो है बढ़ जाता है, जो आपकी सीखने की जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी एनहांस हो जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है। तो दैट इज आपके पास कैरेक्टराइजिंग होता है। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के थर्ड पार्ट की, दैट इज साइकोमोटर डोमेन। गाइज साइकोमोटर जो डोमेन है आपके पास में वो एक्शन बेस्ड डोमेन होता है, यानी कि इसमें आपको एक्टिविटी करनी होती है, अप्लाइड डोमेन आप इसको बोल सकते हैं। गाइज इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म आती है दैट इज ऑब्जर्विंग। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस तरह से उसको ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि किसी बच्चे के अंदर लर्निंग हो रहा है नहीं हो रहा, कोई प्रोग्रेस है या नहीं है, तो टीचर क्या करते हैं इसको ऑब्जर्व करते हैं। बच्चों को भी कई बार देखना होता है चीज़ें की रिजल्ट आ रही है नहीं आ रही, लेकिन ज़्यादातर हम बात करेंगे तो ये टीचर बेस्ड होता है। टीचर को क्या करना होता है, बच्चे को देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है कि इसमें कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। मीन्स व्हाट, कई बार क्या होता है क्लास में बच्चा बैठा रहता है लेकिन क्या होता है वो वहाँ पे मेंटली क्या है प्रेजेंस नहीं होता, मतलब कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, यानी वो कहीं और ही अपने ख्यालों में खो रहता है, लेकिन टीचर को ये पता होता है कि वो कहाँ पे है कहाँ नहीं है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑब्जर्व करना, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट है कि कितना सुधार आ रहा है, गलती हो रही है नहीं हो रही है, राइट, अगर गलती हो रही है तो उसके बाद वापस से कितनी बार गलती हो रही है। तो ये सारी चीज़ें होती है जिसमें आपको ऑब्जर्व करना होता है, राइट, पूरा की पूरा उसका जो व्यवहार है, राइट, उनका जो माइंड सेट है वो पूरा के पूरा उसको क्या किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं इमिटेटिंग, यानी जिस तरह से जो मंकी होते हैं इनको इमिट करने की काफ़ी उनको देखा जाता है, यानी जो बंदर होते हैं काफ़ी नकल करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में हम एक्शन बेस्ड डोमेन की बात करें तो जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जो फिजिकल अपीयरेंस है या फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं टीचर्स की या और कहीं पे, तो उसको क्या करते हैं उनकी कॉपी करते हैं, उनको नकल करते हैं, राइट, और वो अपने जीवन में उसको ढालते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके पास मीटिंग से, तो जो टीचर है और टीचिंग जो प्रोफेशन है आपके पास में, तो ये बहुत ही आइडियल प्रोफेशन है। यहाँ पे एक जो शिक्षक होता है उसे अपने एक आदर्श जो व्यक्तित्व है उसको प्रस्तुत करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो टीचर को कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हर दिन मदरसों से, स्कूलों से बहुत सारी जो खबरें आती हैं जिसमें बहुत सारी तरीके की आप देखते हैं पर डे के हिसाब से क्या क्या किस तरह की चीज़ें होती हैं, यानी कि वो जो टीचिंग जो प्रोफेशन है इन्होंने उसको काफ़ी शर्मिंदा किया है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको टीचर्स को ये समझना चाहिए, जो भी टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहता है मेरा उनसे आग्रह है कि ये जो प्रोफेशन है आपका टीचिंग प्रोफेशन, राइट, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो शिक्षा के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको अपने आप को एक बहुत ही एक आदर्श व्यक्तित्व में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा आदर्श व्यक्ति जो पहले खुद करता हो, खुद मेंटरिंग करता हो, राइट, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए खुद श्रीमान बैंगन खाएं औरों को परहेज बताएं, ऐसा व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। यानी कि आप अपने मन, वचन और कर्म से कैसे होने चाहिए, आपके पास में एकदम स्टेबल होने चाहिए, तो ही आप बच्चे को आदर्श
एक जो है टीचर बन के उसे समझा सकते हैं, उसे बता सकते हैं, उसे जानकारी दे सकते हैं। यानी कि आप इधर उधर की जो चीज़ें हैं आपके पास में, करप्ट प्रैक्टिसेस है, आज की डेट में कई बहुत सारे टीचर्स हैं जो विशेष तौर पे पैसे के लिए वर्क करते हैं। क्योंकि एजुकेशन में क्या है, मनी फ्लो की वजह से एजुकेशन में क्या है, बहुत सारी जो विकृतियां हैं, टीचरों के माइंडसेट भी इसी तरह के हो गए, राइट। तो ये काफ़ी हमारे देश के लिए या हमारी सोसाइटी के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, काफ़ी चिंतनीय। इस पर विचार करना चाहिए सारे टीचरों को मिलकर के कि उन्हें सिर्फ अपना जो प्रोफेशन है, जो कि देश को निर्माण करने वाला है, देश निर्माता का है, या सोसाइटी को डेवलप करने का है, वो काम उनको करना चाहिए। यानी कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं जो पैसे देके टीचर बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद स्कूल में या उनमें खुद में इम्प्रूव नहीं है, राइट। वो कभी वर्क नहीं करते। टीचरों पे जो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी फीस आपके पास आ गई, देन उसके बाद बच्चों से कोई लेने देने नहीं, एग्जाम में पास करें, फेल करें, कहीं पे घूमें, कहीं पे कुछ भी करें, बीमार हों, उनसे कोई हमदर्दी नहीं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। बच्चों से बहुत ज़रूरी है आपके पास में कि आप उनको एक फ्रेंडली बिहेव करें, क्योंकि अगर आप भी फ्रेंडली बिहेव नहीं करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है और वो उसका लर्निंग क्यों ठीक नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक टीचर जो रेस्पॉन्सिबल टीचर होता है, एक आइडल टीचर होता है, वो बच्चों से इंटरेक्ट करता है, उनकी प्रॉब्लम्स पूछता है और उनके साथ में हर कैसी भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, उनके साथ में से एक कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़ा रहता है। तो ये आपके पास में तभी आएगा जो, क्योंकि बच्चों की इमिटिंग पावर होती है, नकल करने की, कॉपी करने की पावर होती है। यानी आप जो व्यवहार करेंगे आज, वो बच्चे क्या है आने वाली जनरेशन के साथ में करेंगे। तो आपको ये तय करना है कि आपको अपने बच्चों के साथ में किस तरह का व्यवहार करवाना है। तो मेरा यही है कि आप वैसा व्यवहार करें। अगर मैं यहाँ पे एक M.K. गांधी साहब को कोट करना चाहूँ, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अगर मैं कोट करूँ, तो वो कहते हैं कि आप दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो आप अपने साथ चाहते हैं। तो यानी आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो आपके साथ अच्छा हो जाएगा। आप अगर दूसरों के साथ में मिसबिहेव करोगे तो आपके साथ में भी मिसबिहेव ही मिलेगा। तो आपको इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए, तो उसके लिए आपको तैयार भी रहना चाहिए। गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं इमिटेटिंग के बाद में। थर्ड है आपके पास में प्रैक्टिसिंग। यानी अगर आपके पास आपने अच्छा सा प्रोजेक्ट वर्क कर लिया है, राइट, कॉपी कर लिया है, फिजिकल बिहेवियर भी कॉपी कर लिया है, राइट, ऑब्जर्व भी कर लिया है आपके पास में, तो आपको क्या करना होता है, अच्छे रिजल्ट्स के लिए प्रैक्टिस करना होता है, बार बार प्रैक्टिस करना होता है, राइट। अगर मैं आपको एक कोट करूं, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। यानी आपके पास जो लगातार या कॉन्टिन्यूस जो आपके पास प्रैक्टिस है, राइट, वो क्या करती है, एक व्यक्ति को एक पूर्ण बनाती है, पूर्णता की तरफ ले जाती है और उसको कंप्लीट बनाती है। तो ये बैकन जो है आपके पास में स्कॉलर हैं, वो कहते हैं इसको प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो गाइज आपको बार बार कई बार रिजल्ट नहीं आएगा, तो बार बार जो साइंटिस्ट हैं अगर आए तो वो वर्क करते हैं, राइट। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिसिंग करना चाहिए, और एक बच्चे को और टीचर को बार बार, राइट। उसके बाद गाइज हम बात करते हैं एडेप्टेशन के बारे में। यानी कि कई बार क्या होता है, हमें परफेक्शन के लिए बच्चे को क्या करना चाहिए, उसमें त्रुटियां ना रहें उसके प्रोजेक्ट में या उसके सीखने में, तो उसे क्या करनी चाहिए, कुछ चीज़ों को, कुछ टेक्नोलॉजीज़ को क्या करना चाहिए, अडॉप्ट कर लेना चाहिए, सो दैट कि एरर जो है आपके पास टेक्नोलॉजी से कम हो जाए। तो इसके लिए क्या है, आपको हर तरह से एडेप्टेशन क्यों ज़रूरी है, अनुकूलन इसलिए ज़रूरी है कि आप तय परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, कि भाई समय के अकॉर्डिंग कि किस तरह से कौन सी परिस्थिति में आप हैं और उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढाल पाएँ, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अनुकूलित रहें। यानी कि कहीं से भी कुछ चीज़ें कलेक्ट करना आपको जानना चाहिए, कहीं पे भी किसी के साथ में भी आपको, मतलब ये सिर्फ यहाँ टीचिंग पे अप्लाई नहीं होता, बाकी जो जर्नल लाइफ है उसके अंदर भी ये अप्लाई होता है कि आपको क्या करना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए कि किसी एक मौसम के अनुकूलित हो जाए आप। आपको क्या होना चाहिए, हर मौसम के अकॉर्डिंग, यानी हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ढलना आना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपके पास में एडेप्टेशन का मतलब होता है बेसिकली आपको टेक्नोलॉजी जो है आपका, या जो और भी जो फिनोमेना है आपके, जो टीचिंग में हेल्प कर सकते हैं, लर्निंग में हेल्प कर सकते हैं, आपके आउटकम्स को अच्छा कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, उस तरह की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए। गाइज, इसके बाद हम बात करते हैं नेचुरलाइजेशन। गाइज, नेचुरलाइजेशन है बेसिकली आपको क्या करता है, ये रिजल्ट है आपका, राइट। ये क्या करता है, आपके विशेष तौर पे परफेक्शन के लिए हम जिसमें वर्क करते हैं, राइट, हमारा जो काम है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किस तरह का स्टेटस इस्तेमाल करेंगे, तो वो जो सारी चीज़ें आपके पास में एक नेचुरल जो एनवायरनमेंट होता है, या नेचुरलाइजेशन, मतलब इसको जनरलाइजेशन आप बोल सकते हो, तो यहाँ पे इसको इस्तेमाल नेचुरलाइजेशन में किया जाता है। गाइस, जिसके बाद हम बात करते हैं विशेष तौर पे एक कोट के बारे में बात करूँगा, दैट इज एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन
ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन। गाइज ये कहा है आपका श्री नरेंद्र जी ने, नरेंद्र जी मतलब स्वामी विवेकानंदा। गाइज ये इनके कहने का मतलब होता है कि जो एजुकेशन होती है आपके पास में वो क्या होता है, मैनिफेस्टेशन होता है किसी भी परफेक्शन का किसी भी मैन में। यानी कि अगर आप शिक्षित हैं तो आपकी जो शिक्षा है वो प्रत्यक्षीकरण होती है, यानी वो बताती है कि आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, वो झलक जाता है कहीं से। तो अगर आप वाकई में एजुकेटेड हैं तो ये जो बात है आपकी आपके मन वचन और कर्म से सामने झलकनी चाहिए, यानी इसका प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए, सामने वाले को पता चलना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है आपके पास फला जो कैंडिडेट है वो पढ़ा लिखा है, वाकई में पढ़ा लिखा है। तो ये आपको विशेष तौर पे जो नरेंद्र जी हैं आपकी या विवेकानंद स्वामी जी हैं उनकी बात को विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली मैं बात करूं तो ये क्या है आपके पास, नरेंद्र जो हैं विवेकानंद जी हैं आपके, वो यूथ आइकन के रूप में इनको जाना जाता है। बहुत सारी बेहतरीन जो चीज़ें हैं इन्होंने यूथ के लिए बोली हैं, राइट। तो वो आपको उसको फॉलो करना चाहिए, ऐसे लोगों को पढ़ना चाहिए और एजुकेशन जो प्रोफेशन है उसको टॉप पे ले जाना चाहिए, उसको एक जो मानदंड है जो स्टैंडर्ड है उस पर स्थापित करना चाहिए। तो गाइज ये उनके कहने का मतलब है, तात्पर्य है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप डिग्रियां ले लें और उसके बाद में आप उसके अकॉर्डिंग व्यवहार ही ना करना चाहें, राइट। डॉक्टर इंजीनियरिंग या पीएचडी करने के बाद में भी आपको ये ना पता हो हाउ टू इंटरेक्ट विद समवंस, किस तरह से किसके साथ बात कर रहे हैं, किस तरह से आपके साथ किसको व्यवहार करना चाहिए, राइट। किस तरह का मशीन नहीं बनना होना चाहिए हमको, राइट। तो गाइज इन सारी चीज़ों के बारे में हमने विशेष तौर पे, तो ये अगर हम बात करें गाइज तो ये आपके पास में विशेष तौर पे ऑब्जेक्टिव थे टीचिंग के, और इसमें हमने सिर्फ आज ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है उसकी बात की थी। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइज। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे इसको बार बार इसको देखें, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है या आपको नहीं समझ आया तो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। और गाइज अगले वीडियोज़ में मिलते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, सो दैट कि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। चलिए गाइज अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।